ने भारत में वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। क्या होता है वामपंथी, लेफ्टिस्ट या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? हाँ जी, कोई बताए। वामपंथी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे शब्द हैं, सबके मन में रहते हैं। लेफ्टिस्ट, ठीक है, जिसे हम वामपंथी कहते हैं, लेफ्ट विंग कहते हैं। राइटिस्ट, ठीक है, एक अलग होता है। फिर होता है लिबरल पीपल, एक्सट्रीमिस्ट, कंजर्वेटिव। ये कई सारी आइडियोलॉजीज हैं। इन आइडियोलॉजी के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बने हुए हैं जो इन सब चीजों को लेकर कार्य करते हैं। अभी रिसेंटली एक जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसने बोला कि वर्ष 2022 से वामपंथी गतिविधियां, ठीक है, लेफ्ट वेस्ट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी जो है उनको सेपरेटली क्या किया जा रहा है, उसका डेटा मेंटेन किया जा रहा है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक और अच्छा पॉइंट आया कि यार ये वामपंथी गतिविधियां हैं, ये होती क्या है? तो वो चीजें जो भारत की सोशल जो सिक्योरिटी है या फिर रीजनल हमारा एक आर्म रिबेलियन या सिविल अनरेस्ट है, उन सबको डील करती है, उसे हमने किस कैटेगरी में रखा? हमने जो वामपंथी लेफ्टविस्ट एक्सट्रीमिज्म वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर इसको रखा। कई सारी चीजें इससे निकल के आता है। भारत में वामपंथियों का एक बड़ा दायरा है, बड़े फैलाव है, परंतु 2014 के बाद जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए, उन इनिशिएटिव्स के तहत वामपंथी वाली जो चीजें भारत में है वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है। इनका शुरुआत कैसे हुआ? तो इसकी शुरुआत हमारे यहाँ पर 1967 से मानी गई, जब नक्सलबाड़ी विलेज, नक्सलबाड़ी जो गांव है वेस्ट बंगाल में, वहां से नक्सलवाद का जो मूवमेंट भारत में है वो शुरुआत, ठीक है, एक मूवमेंट शुरू हुआ नक्सलबाड़ी विलेज या गांव से। उस मूवमेंट को हमने क्या नाम दे दिया? नक्सलवाद नाम दे दिया। और वहीं से भारत में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है उस आइडियोलॉजी का स्टार्ट होता है। होती क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करें तो कितने लोगों को लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या वामपंथी वाला जो कंसेप्ट है ये क्लियर है? कितने लोग हैं क्लास में? किसी को नहीं है? कई बार क्लास में समझा चुका हूं मैं तो यार, फिर भी नहीं है। थोड़ा बहुत है? नहीं। चलो, तो पहले एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझते हैं कि वामपंथी होता क्या है। हमारे यहाँ आइडियोलॉजिकल लेवल पे कई सारे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट सोशल इश्यूज से होकर आया। सोशल इश्यूज जो समाज में चल रहे थे, समाज की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को डील करने के लिए, उन परेशानियों को डिस्कस करने के लिए या उनको शॉर्ट आउट करने के लिए कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल समाज में आया और उसने अपनी तरह से क्या दी? एक थ्योरी लोगों के सामने की और वहां से वो आइडियोलॉजी जो है एक विचार के रूप में डेवलप हुआ और वो बढ़ता चला गया। इसी चीज की शुरुआत हमारे यहाँ से मीन्स आजादी से पहले इन सब किया। विश्व में देखा जाए तो ये जो पूंजीवादिता है उससे पहले से शुरुआत है। कैसे होती है और कहां से इस सब का शुरुआत है? विश्व में अगर हम बात करें चीजों के बारे में तो एंशियंट टाइम पीरियड पे हमारे यहाँ पर राजवंश था, ठीक है। हमारे यहाँ जो शासन था वो शासन कैसा होता था? वो शासन होता था राजवंशी, मोनार्की। हमारे यहाँ राजतंत्र था, राजवंश था। राजतंत्र में क्या था? राजा जो निर्णय ले ले वही क्या था? वही प्रधान था। उसी आधार पे सारा के सारा काम हो रहा था। समय बदलता गया, लोगों ने अपने राइट्स की डिमांड की। वेस्टर्न एरिया जो यूरोप वाला एरिया है वहां पर थोड़ा सा चेंज आया, ग्लोबल रिवॉल्यूशन हुआ और वहां पर लिबरलिज्म की बात होने लगी, स्वतंत्रता, थोड़ी से स्वतंत्रता की बात होने लगी। जब स्वतंत्रता या लोकतंत्र, बेसिकली डेमोक्रेसी की बात है, वहां पर कौन सा तंत्र की डिमांड होने लगी? लोकतंत्र की डिमांड होने लगी। जब ये लोकतंत्र की मांग उठी, इस लोकतंत्र के साथ में आर्थिक जो आपका विचार थे उसमें भी परिवर्तन आया। आर्थिक विचार में परिवर्तन क्या आया? अभी तक अर्थव्यवस्था जो राजा द्वारा क्या की जाती थी, चलाई जाती थी, वो राजा के हाथ से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया और वो नए लोगों के हाथ में आई जिन्हें एक नया नाम दिया गया पूंजीवादी। क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो निजी हाथों में गई और निजी हाथों में कौन इसका संचालन कर पाया? जिसके हाथ में पैसा था। जैसे मतलब आज क्या है, आज सरकार कोई सामान बेच रही है, जिससे सरकार रेलवेज बेच रही है,
सरकार क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, या फिर किसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या कर रही है, बेच रही है। हर व्यक्ति फ्री है उस चीज को लेने के लिए। मीन्स आप में से अगर कोई भी चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, रेलवे को ले सकते हैं, एयरपोर्ट ले सकते हैं, परंतु सब चीजों के लिए चाहिए क्या, पैसा। तो कौन खरीद पाएगा, नीलामी हो रही है, ओपन नीलामी हो रही है भैया, कौन खरीद पाएगा, जिसके पास पैसा है। मीन्स बात डेमोक्रेसी की हो रही है, बात लोकतंत्र की हो रही है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार है, परंतु कहीं ना कहीं इसका बाय प्रोडक्ट जो निकल कर आ रहा है, वो बाय प्रोडक्ट किस बात में निकल कर आ रहा है, वो पूंजीवादिता का निकल के आ रहा है। ठीक है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा, कौन खरीदेगा, अंबानी, अडानी, टाटा वगैरह जो बड़ी फर्म्स है वो खरीद पाएगी। पीएसयू बिक रहा है, कौन खरीद पाएगा, यही बड़ी फर्म खरीद पाएगी। या फिर और कोई ऐसी बड़ा सरकारी चीज उसका निजीकरण हो रहा है, कौन ले पाएगा, जिसके हाथ में पैसा है। सो डेमोक्रेसी जो है वो किसको बढ़ावा दे रही थी, पूंजीवादिता को बढ़ावा दे रही थी। ये शुरुआत ये 1500 ईसा की जो है, ईसा का जो टाइम पीरियड था उस समय की बात मैं कर रहा हूं। सो देश में कौन सा उस समय विश्व में किसका बढ़ावा हुआ, बेसिकली ये कहानी कहाँ की है, ये कहानी है आपकी यूरोप की। यूरोप में किसका बढ़ावा हुआ, पूंजीवादी का, या पूंजीवादिता जो है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसका डेवलपमेंट हुआ। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक बेसिक सा फंडा है, पूंजीवादिता का एक निश्चित एक काम है, उनको चाहिए हायर प्रॉफिट, अधिकतम मुनाफा। अब ज्यादा पैसे में फिर लोगों की हालत क्या है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही शुरुआत थी। तो लोगों से इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन काम लिया जाने लगा, बच्चों से, वुमेन से। मीन्स एक दिन में 18 घंटे 20 घंटे क्या किया जा रहा था, काम लिया जा रहा था। सो जो लेबर क्लास था, ठीक है, जो बेसिकली एक निचला तबका था, उसकी स्थिति क्या होने लगी, उन पे डोमिनेंट होने लगा। वो लोग स्लम में रहने के लिए मजबूर हुए, वो लोग पैथेटिक कंडीशन में रहने के लिए मजबूर हुए, वहां वायरस आए, वहां बीमारियां आई, उन लोगों में डेथ रेट था वो बढ़ा। तो ये सारी परेशानी किसने झेली, जो निचला तबका था उस लोगों ने झेली, जो लेबर क्लास था। उस लेबर क्लास की समस्याओं को उजागर करते हुए एक आइडियोलॉजिस्ट आए, जिस आइडियोलॉजी, एक व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। नाम सुना है आप लोगों ने, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी, उस समय का जो पूंजीवादिता थी उसके खिलाफ एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी किसकी दी, वो दी समाजवाद की। एक शब्द दिया कि जो अधिकार, बेसिकली पूंजीवादी लोग, हर पानी वानी सब किसने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, जो भी प्राकृतिक संसाधन थे वो सब किसके अधीन थे, पूंजीवादी लोगों के हाथ में। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि नहीं भाई, ये नहीं चलेगा, क्या चाहिए हमें, समाजवाद चाहिए। और समाजवाद का मतलब क्या होता है, तो समाजवाद का मतलब होता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उस पे किसका अधिकार हो, उस पे जनता का अधिकार। जनता का अधिकार मतलब सरकार का अधिकार हो, ठीक है, जनता का अधिकार मतलब, क्योंकि डेमोक्रेसी होगा तो किसका अधिकार हो जाएगा, सरकार का अधिकार हो। अगर ऐसा होगा तो हर व्यक्ति को क्या मिल पाएगा, बराबर का अधिकार मिल पाएगा, और उनकी लाइफ जो है वो भी क्या हो पाएगी, वो भी सुधर पाएगी। ये किसने बोला, कार्ल मार्क्स, ठीक है। और अब इस कब पॉसिबल है, तो उन्होंने बोला ये तब पॉसिबल है जब राजा कौन बने, जब राजा निचले तबके का कोई व्यक्ति आकर क्या बनेगा, राजा बनेगा, तभी ये चीज आना क्या है, पॉसिबल है। कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी दी, कुछ समय बाद कार्ल मार्क्स चले गए। ये कहानी, ये एक विचार बन के क्या हो गया, रह गया, ठीक है, कहानी क्लियर यहां तक। तो ये समाजवाद की जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी कहते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी भी कहते हैं, मार्क्सिस्ट, या अनादर लेवल पे माओ मींस मार्क्सिज्म भी, या फिर एक टर्मिनोलॉजी अगर आपने सुना होगा मार्क्सिस्ट, तो मार्क्सिस्ट यहीं से निकल के आता है। क्लियर है कहानी, समय बढ़ा, ठीक है, मींस माओ वो तो चले गए हमारे कार्ल मार्क्स। अब एक नया इनका फॉलोअर आया, जिस व्यक्ति का नाम था व्लादिमीर लेनिन। नाम सुना है, ठीक है, नया नाम आया, क्या नाम था, व्लादिमीर लेनिन। यूएसएसआर मीन्स ये जो सोवियत संघ, संयुक्त जो सोवियत संघ बना ना, इस संघ को बनाने में सबसे बड़ा रोल जिसने प्ले किया, उस व्यक्ति का नाम था व्लादिमीर लेनिन। ये थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट प्रवृत्ति का आदमी था, उग्रवाद, जिसे आप उग्रवाद नहीं कह सकते, थोड़ा सा रेडिकल, जिस व्यक्ति को हम कह ले रेडिकल बंदा था। ये कार्ल मार्क्स का फॉलोवर था। इसने बोला कि कार्ल मार्क्स कहेगा कि जनता में से कोई व्यक्ति निकल कर आएगा और वो राजा बनेगा। तो इसका लेनिन का कहना था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को ऊपर आने में तो सालों लग जाएंगे, मतलब परिवर्तन आना पॉसिबल है ही नहीं। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है,
हम में से कोई व्यक्ति आगे आए और किनका रिप्रेजेंटेशन करे, ये जो जनता है, ये जो पुअर क्लास है, जो लेबर क्लास है, उसका रिप्रेजेंटेशन करे। ठीक है, हम में से कोई आगे आएगा, हम में से आगे आने का तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले से स्थापित पूंजीवादी ताकतें हैं उनसे हमें लड़ना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, हम इसका जो समाजवाद है इसकी स्थापना कर पाएंगे। ठीक है, लेनिन की आइडियोलॉजी थोड़ी सी रेडिकल थी, फॉलोवर मिलना बढ़ गए और एकदम से किसको फॉलोवर मिले, लेनिन को फॉलोवर मिलना शुरू हो गए। तो अब ये जो कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म था, अब वो कौन सी आइडियोलॉजी में चेंज हो गया, वो लेनिनिज्म में चेंज हो गया, नई आइडियोलॉजी में समाजवाद की, जहां पर आइडिया क्या बना, लेनिनिज्म का। परिवर्तन क्या आया, परिवर्तन इस बात को लेकर आया कि जो पूंजीवादी लोगों के हाथ में सारे संसाधन है, उनसे छीनने के लिए हम में से किसी को एक राजा बनना पड़ेगा और लोअर क्लास के जो लोग, जो निचला तबका है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, फिर वो भले हमें फोर्स के तहत करना पड़े तो भी चलेगा। ठीक है, तो समाजवाद की आइडियोलॉजी में थोड़ा सा क्या आया, उग्रवाद इंक्लूड हुआ, और वो किस समय, रेडिकलिज्म इंक्लूड हुआ, किस समय इंक्लूड हुआ, वो लेनिन के समय। क्लियर है कहानी, ये कहानी है 1920 और 30 की, कब के आसपास की कहानी है ये, 1920s 1930s, यहां तक समझ में आया। अब ये लेनिनिज्म जो कहां पर था, रशिया में था, वहां से थोड़ा सा हवाओं के साथ किधर फैला, जो ईस्टर्न, पश्चिम में था, वेस्ट में, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया, और इसकी हवा लगी कहां पर, एक और पूंजीवादी देश को, जिस देश का नाम है, और हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, जिसका नाम है चाइना। चाइना में पूंजीवाद था, ठीक है, बड़ा लपक भयंकर पूंजीवाद जिसको कहा जाए, वो कहां पर था, वो चीन में था। वहां के लोग भी इससे त्रस्त थे। वहां पर एक लीडर डेवलप हुआ जो लेनिन का फॉलोवर था। किसका फॉलोवर था वो, लेनिन और कार्ल मार्क्स का, जिसका नाम था माओ जेडोंग। नाम सुना है, माओ। ठीक है, माओ ने बोला कि हम में से कोई आगे आएगा, हम विरोध करेंगे, ये सब में तो बहुत समय लगेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, हमें अगर कुछ चाहिए, हमें अगर अधिकार चाहिए, तो अधिकारों के लिए हमें क्या उठाने पड़ेंगे, हथियार उठाने पड़ेंगे, हमें उसके लिए रिबेल करना पड़ेगा। पर रिबेलियन कैसे होगा, वैचारिक रिबेलियन नहीं करना पड़ेगा, हमें रिबेलियन कैसा करना पड़ेगा, हमें रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन करना पड़ेगा, हमें हथियारों सहित क्या करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा, तब जाके चीजों में बदलाव आएगा। माओ ने एक रिबेलियन किया, कहां पर, चाइना में, और चाइना में कैसे साम्यवादी देश की स्थापना की, कम्युनिस्ट स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कहां पर किया, चाइना में माओ ने किया। ये आइडियोलॉजी जो है, वो आइडियोलॉजी कहलाई माओइज्म, जिसे हमारे यहां पर सिंपल भाषा में कहा जाता है माओवादी। क्या कहा जाता है, माओवादी। तो समाजवाद की जो आइडियोलॉजी, जो किसने शुरू की, कार्ल मार्क्स ने शुरू की, वो कार्ल मार्क्स से होते हुए कहां गई, लेनिन पे, लेनिन से होते हुए कहां आई, माओ पे, और माओ पर आते आते ये क्या हो गई, बिल्कुल हथियार बंद हो गई, कि हथियारों के साथ हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है कहानी, कोई डाउट है, ठीक है। अब समाजवाद का भारत पर शुरुआत से प्रभाव है, रशिया में जो भी चीज हो रही थी वो हमारे दोस्त के तहत हम पर सुदृढ़ प्रभाव है। हमने इकोनॉमिक प्लानिंग भी रशिया से उठाकर लेकर आए, हमारे यहाँ उसके तहत भारत में एम.एन. रॉय ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की क्या की शुरुआत की, कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, साम्यवादी एक दल होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किनके विचारों पर बनी, कार्ल मार्क्स का जो विचार था उस कार्ल मार्क्स के विचार पर बनी। ठीक है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली 1920s का जो दशक था उस समय, 30s का जो दशक था उस समय आना शुरू हो गई थी, और काफी अच्छा वैचारिक उसने प्रसार भारत के अंदर कर लिया था। 1960 तक आते आते भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो दो हिस्सों में बट गई। कौन से हिस्सों में, एक थी CPIM, ठीक है, एम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और दूसरी थी CPIL, जो एल किसके आधार पर थी, वो लेनिन की आइडियोलॉजी पे विभाजित। इस तरह से लेनिन और कार्ल मार्क्स में हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई, बट गई। एक तरफ तो ये था, पर समाजवाद के फॉलोअर भारत में क्या थे, कई सारे थे। और अब लोग किससे इन्फ्लुएंस होने लगे, जो माओ जेडोंग की जो आइडियोलॉजी थी, उस माओ की आइडियोलॉजी से भारत में इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ। हमारे यहाँ घटना है कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। आजादी इससे पहले 1940 के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो INC थी, वो लोगों में ये विश्वास दिलाने लग गई थी कि जब हम आजाद हो जाएंगे उसके बाद हम भारत में जमीन का सुधार अधिनियम लेकर आएंगे, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे।
उस लैंड रिफॉर्म के तहत जो जमीनें जमींदारों के हाथ में है उन्हें किनको बांट दिया जाएगा, जो पीजेंट्स है, जो टीनेंट्स है, जो बेसिकली उस जमीन का वास्तविक कल्टीवेटर है उसको बांट दिया जाएगा और कोई व्यक्ति ज्यादा जमीन नहीं रखेगा। ये बात कहां की गई? ये जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उन अधिवेशनों में कही गई। बड़ा लेबर तबका किससे आकर जुड़ गया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। भारत आजाद हुआ, जमीन सुधार लागू किए गए, परंतु वो कहां पर नहीं आ पाए? वो वास्तविकता में जमीन पर आ नहीं पाए। उनमें करप्शन आया, उन करप्शन के कारण जो पीजेंट्स पीपल थे, जो लेबर क्लास था, उसने क्या करना शुरू किया? विरोध करना शुरू किया। ये विरोध आर्म्ड रूप लिया कब? 1967 में, जब कहां पर? जब वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी जो गांव था, उस नक्सलबाड़ी गांव के कुछ लोगों ने हथियार उठा के वहां के जमींदारों की क्या कर दी? हत्या कर दी। ये मोमेंट जो नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ, ये धीरे धीरे से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी जो किस आइडियोलॉजी के साथ में थी? जो कम्युनिस्ट पार्टी माओ की आइडियोलॉजी को क्या करती थी? फॉलो करती थी, उस आइडियोलॉजी का। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को क्या नाम दे दिया गया? इसे नक्सलवादी क्या कर दिया गया? नाम दे दिया गया। और ये सारे लोग, नक्सलवादी लोग, जो माओ के फॉलोअर है, माओवादी, मार्क्सिस्ट, इन सब को हमने एक विंग दे दिया, नाम था उसका लेफ्ट विंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है वाम दली। क्या कहा जाता है? वाम दली। ये वाम दली चाहते क्या है? ये वाम दली, जैसे आपने बोला कि सरकार की पॉलिसी का विरोध करते हैं, इनका कहना है कि भारत में समाजवाद हो। समाजवाद मतलब जितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जितनी भी उत्पादन की क्षमताएं हैं, जो सरकारी मीन्स जितने भी आपके क्या है प्राकृतिक संसाधन है, उन पे सरकार अपनी संस्था स्थापित करे और वो लोग सब में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। जिससे क्या होगा? न तो कोई बहुत ज्यादा अमीर बनेगा, न लोग क्या होंगे? गरीब रहेंगे, और सारे संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच में हो पाएगा। परंतु हम लोग इसी आइडियोलॉजी से बढ़कर कहां पर? मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां पर सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों, या जो वाम दली, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? विरोध में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हर मोमेंट की तरफ, जब ये मोमेंट की शुरुआत हुई, इसके पीछे एक कारण निहित था, परंतु समय के साथ हमारे यहाँ क्या होता है? मोमेंट अलग रह जाता है, हमारा झगड़े का मेन कारण अलग हो जाता है और हम दूसरे मुद्दों पे झगड़ना शुरू कर देते हैं। वही चीज किस वाले मोमेंट के साथ भी हो गई? इन वाम दली या जो नक्सल मोमेंट है, इस नक्सल मोमेंट के साथ भी हो गई। कहानी समझ में आई सबको? आया ना? नींद तो नहीं आ गई पीछे किसी को? ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, अब अभी की सिचुएशन क्या कहती है? तो अभी की सिचुएशन ऐसी कहती है कि 2010 से लेके 2022 के कंपैरिजन में जो लेफ्ट वेस्ट एक्सट्रीमिज्म, वाम दली उग्रवाद की जो घटनाएं हैं, उनमें कितनी कमी आई है? 76% की कमी आई है। ठीक है, जो उग्रवाद 96 डिस्ट्रिक्ट्स, 96 जिलों में था 2010 में, आज कितने जिलों तक सीमित हो गया है? भारत के 46 जिलों तक सीमित हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं भारत सरकार सबका साथ सबके विकास के कंसेप्ट के साथ किस आइडियोलॉजी पर, जो नक्सल उग्रवाद है, वाम दली, उस उग्रवाद को खत्म करने की पोजीशन पे आई। भारत में अभी अगर देखा जाए तो उग्रवाद इन हिस्सों में सीमित है, जिसमें बिहार का एक हिस्सा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का एक हिस्सा और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा है। जो एरिया फॉरेस्ट है, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वो एरिया क्या है? वो हेविली अफेक्टेड है किन चीजों से? वाम दली या नक्सलवादी गतिविधियों से, माओइस्ट जो कन्फ्लिक्ट है, उन कन्फ्लिक्ट से। क्लियर है कहानी? एक कमेटी बनी थी 2006 में, जिसका नाम था डी बंदोपाध्याय कमेटी। इस कमेटी ने कुछ पॉइंट्स निकाल कर ले आए कि यार ये माओवादी चीजों का हमारे यहाँ पर प्रसार इतना ज्यादा क्यों है। तो इन्होंने 3 पॉइंट निकाले। पहला था सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो आर्थिक और सामाजिक जो एक विषमता हमारे यहाँ पर है, उस कारण से, क्योंकि लोगों का माइंड वॉश करना बड़ा इजी हो जाता है। अगर आपके पास बेसिक संसाधन, मूलभूत संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा? आपको बिल्कुल माइंड वॉश करके सरकार के खिलाफ आसानी से खड़ा किया जा सकता है, पहला। दूसरा था लैंड एलिएशन एंड डिप्लेसमेंट। बेसिकली ये ट्राइबल पॉपुलेशन जंगली एरिया में रहती है, ठीक है, और जंगल जो है वो नेचुरली रिच है। सरकार यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े पीएसयूज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लाना चाहती है। उनके लिए इन लोगों को वहां से, इनकी जमीन लेकर इन लोगों को वहां से क्या कर दिया जाता है? दूसरी जगह स्थापित किया जाता है।
इस कारण से जल जंगल जमीन वाला जो एक मूवमेंट है, नक्सल जो ट्राइबल एरियाज वहां पर काफी ज्यादा क्या हुआ, प्रसारित हुआ।